सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके टाइम न्यूज़ चैनल के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सदा गरीबों, मजदूरों और आंदोलनकारियों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाने में हमारा सहयोग किया है। इस बार सर सरकार किसकी बनने वाली है? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरे दावे के साथ? पूरे दावे के साथ हम इस आधार पर कह रहे हैं कि जो इस देश की स्थिति है, जी, इस देश में एनडीए के 10 साल के शासन काल में चाहे सवाल महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बेरोजगारी 83% हो गया है। रुपये का अवमूल्यन हो गया है। विदेशी कर्जा बढ़ गया है। व्यापार घाटा बढ़ गया है। पूंजी 1% लोगों के हाथ में सिमट गई है। आय के विषमता का अंतर काफ़ी बढ़ गया है। हंगर इंडेक्स में भारत बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे चला गया है। जो बैंक के कर्जा लेकर के भाग गए हैं, उन लोगों को सरकार अभी तक वापस नहीं ला पाई और वो विदेशों में बैंक से कर्जा लुटेरे लेकर के भाग गए हैं। और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा 16 लाख करोड़ रुपया बैंकों का कर्जा लेकर के जो भाग गए हैं या जो लिए हैं, उनके कर्जा को माफ़ कर दिया गया है। साथ ही साथ जो कारपोरेट टैक्स है, उस कारपोरेट टैक्स में कमी की गई है। जीएसटी का जहाँ तक सवाल है, वो सभी चीज़ों पर, किताब कापी पर, खाद्यान्नों पर जीएसटी ज़्यादा है और हीरा पर जीएसटी कम है। और जिस पर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, यदि वो जीएसटी के दायरे में रहता तो वह पेट्रोल और डीजल आम आदमी को सस्ता मिलता, लेकिन जीएसटी से बाहर करके दायरे से करीब 16 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल के सरचार्जेस से भारत सरकार ने इकट्ठा किया है। आप हमेशा से गरीब, मजदूर, आशा हो चाहे ममता हो, सबके आवाज़ बनने का आपने कदम उठाया है। और इस बार उनकी मुद्दा जो है, क्या इंडिया गठबंधन अगर यदि जीतती है तो क्या वो सब चीज़ पूरी हो जाएगी? सबसे पहले किसी भी दल के घोषणा पत्र को हम देखते हैं। जी, इंडिया गठबंधन में जो मजदूरों का पक्षी दल है, जी, वामपंथी दल है, जी, उसमें सीपीआईएम के चुनावी घोषणा पत्र को हमने देखा है। उस चुनावी घोषणा पत्र में जो स्कीम वर्कर हैं, जी, आशा है, ममता है, कुरियर है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, मिड डे मील वर्कर है, इनके संबंध में इनको 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी देना, इनको रिटायरमेंट बेनिफिट देना, इनको पेंशन देना, ये तमाम चीज़ें और इनको सरकारी सेवा घोषित करना शामिल है। इसके अलावा और जो मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर, इन मजदूरों को, मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपया रोज़ करना, शहरी क्षेत्र के मजदूरों को भी मनरेगा के दायरे में लाना, जो गिग्स हैं, प्लेटफार्म मजदूर हैं, इन लोगों के लिए अलग प्लेटफार्म की व्यवस्था करना, जो विदेशी प्लेटफार्म के माध्यम से, जैसे मान लीजिए ओला है, उबर है, आपको जोमैटो है, ये सब जो मजदूर काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी उसमें विचार किया गया है। साथ ही साथ जो असंगठित मजदूर हैं, जो घरों में काम करने वाली मजदूरनी हैं, उनके बारे में भी इस चुनाव घोषणा पत्र में है। और जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसमें उसके चुनाव घोषणा पत्र में भी आशा, और आपको आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी करने की बात है। साथ ही साथ पुराना पेंशन कर्मचारियों के लिए लागू करने की बात वामपंथियों के घोषणा पत्र में भी है और राजद के भी घोषणा पत्र में है। 8वां वेतन पुनरीक्षण समिति लागू करने की बात वामपंथी के घोषणा पत्र में है। और 4 जो श्रम कोड लाया गया है, ट्रेड यूनियन के 40 को बदलकर उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी, राहुल गांधी के द्वारा भी पुराने पेंशन के सवाल पर कांग्रेस ने तो नहीं कहा है, लेकिन जो स्कीम वर्कर्स हैं, इनको जीतने के बाद दुगना मानदेय बढ़ाने की बात उन्होंने कहा है। इसलिए हमको भरोसा है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बहुत हद तक
मजदूरों की, कर्मचारियों की, किसानों की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि किसानों को भी एमएसपी की गारंटी करने की बात चुनाव घोषणा पत्र में सभी पार्टियों का, इंडिया गठबंधन के घटक दलों का कहा गया है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी का कहनाम है 400 पार, इस पे क्या कहेंगे? ये मोदी जी का एक जुमला है अन्य जुमलों की तरह। यदि मोदी जी को 400 पार जाने का भरोसा रहता तो पहले चरण के चुनाव के बाद जो उन्होंने भाषण दिया है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो आप लोगों का मंगलसूत्र छीन करके और वो मुसलमानों के गर्दन में डाल दिया जाएगा, मुसलमान महिलाओं का उनका भाषण है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन लोग कहते थे कि जो अच्छा सर, एक चीज़ हम इस पे हम आएंगे। अच्छा, ये जो धार्मिक जो राजनीति हो रही है, क्या इस पे चुनाव आयोग की तरफ से कुछ रोक टोक नहीं होता है क्या? चुनाव आयोग का गठन सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का जो गठन है वह चुनाव आयोग का गठन में विरोधी दल का नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेगा। लेकिन इस सरकार ने इसको लोकसभा, विधान और राज्यसभा के माध्यम से परिवर्तित कर दिया। और आप देखे होइएगा कि जो 3 थे उसमें पहले ही 2 ही थे, एक हट गए थे और एक ने इस्तीफा दे दिया और आनन फानन में पुनः 2 आदमी को वहां पर नॉमिनेट कर दिया गया। अगर हम राजनीति से जाति धर्म हटा दें तो फिर इसमें मुद्दा क्या है? यदि राजनीति से धर्म और जाति हटा देने के बाद भाजपा के पास मुद्दा नहीं है और इंडिया गठबंधन तो केवल मुद्दों की लड़ाई ही लड़ रहा है। तो किस उम्मीद पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार? ये उनका जुमला है। यदि उनको भरोसा रहता, आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपना संतुलन खो दिया है। वो जो भाषण दे रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जिस बोल करके वो मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि पहला हक खजाने पर माइनॉरिटी का है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारा माइनॉरिटी को खजाना दे देंगे। जो कमजोर है, किसी भी सरकार की प्राथमिकता में कमजोर तबका रहता है। परिवार ही है तो यदि किसी को 4 बच्चे हैं तो जो सबसे कमजोर बच्चा रहता है, पिता और माता का प्यार उस पर ज्यादा रहता है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा था। लेकिन ये कह करके वो पुनः सांप्रदायिकता फैला करके वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। जिस आदमी ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज वो इस नारे से तुरंत एक ही मैं पहले चरण के बाद उलट क्यों गया और सूरत में आनन फानन में जबरदस्ती वहाँ के विरोधी दल के कैंडिडेट का रद्द कर दिया गया। हाँ, और रद्द करके नामांकन और लोग वापस ले लिए। अब बाकी लोग जो है निर्दलीय जो वापस ले लिए और उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया जीत का। जबकि चुनाव आयोग के द्वारा 4 जून को घोषणा करने की तिथि दर्ज है, तो 4 जून के पहले सर्टिफिकेट देने का क्या उचित है? जबकि अरुणाचल में भी ऐसे निर्विरोध लोग जीत गए हैं जिनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और इनको दे दिया गया। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह खड़ा कर रहा है। तो ये जनता के बीच में तो चुनाव आयोग के जो भी पदाधिकारी होंगे उनका छाप तो बहुत गलत जाता होगा। इस पे ये लोग विचार क्यों नहीं करते हैं? जनता सब बात को समझ रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है किस तरीके से चुनाव आयोग का गठन हुआ है। अभी हमने बताया है आपको, जनता चुनाव आयोग को जानती है। चुनाव आयोग, अभी का जो चुनाव आयोग है ये टीएन सेशन नहीं है, ये पूर्णतः जो है भारत सरकार से प्रभावित है और वह भारत सरकार को मदद कर रहा है। नहीं तो ऐसे विषैले जहरीले भाषण होते और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। आपका सहयोग किधर है? हमारा सहयोग इंडिया गठबंधन की तरफ है। मैं सीपीआईएम का व्यक्तिगत तौर पर भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हूं और ट्रेड यूनियन मोर्चे पर सीपीएम का ट्रेड यूनियन C2 का उपाध्यक्ष हूं। इसलिए मेरा सहयोग नहीं, मैं सक्रिय रूप से सीपीएम का समर्थक हूं और सीपीएम इंडिया गठबंधन में है, इसलिए इंडिया गठबंधन का समर्थक हूं। जितने मजदूर, किसान, आशा ममता जितने हैं, गरीब जितने भी हैं, आशा दिख रहा है गठबंधन की तरफ से। पत्र देखने के आधार पर जी
हमारी आशा निश्चित है कि इंडिया हालांकि गठबंधन राहुल जी बोलबो किए हैं कि जे हम जैसे हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले आशा का भी ध्यान हम रखेंगे, आशा का भी बढ़ोतरी करेंगे। घोषणा पत्र के आधार पर जी। हमको भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर किसानों का, मजदूरों का, स्कीम वर्कर का, किसान और मजदूर का कल्याण होगा। और जब हम उस गठबंधन में हैं और हमारी ताकत जितनी मजबूत रहेगी उसी अनुपात में हम उसको लागू करा पाएंगे। राहुल जी एक और बात बोले हैं, हमारी सरकार जैसे बनेगी तुरंत अग्निवीर का जो 5 साल का वो कार्यकाल है इसको हम समाप्त करने का काम करेंगे। ये उन्होंने सही कहा है। और अग्निवीर योजना जो है जी। वो न केवल नौजवान विरोधी है बल्कि वह देश विरोधी भी है, क्योंकि 18 साल का है जो देश की सुरक्षा में कोई जाए 4 साल के लिए, जिसकी नौकरी की सुरक्षा नहीं हो, जिसको पेंशन नहीं हो, उसमें क्या जोश और जज्बा रहेगा। आप देख रहे हैं कि रूस जैसी महाशक्ति यूक्रेन से इतना दिन से लड़ रही है और सफल नहीं हो रही, इसके पीछे ही अग्निवीर जैसे काम करने वाले ही लोग हैं। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या इसी तरह जैसे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते रहे हैं, क्या उसी तरह यह भी करेगी सरकार? क्या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोदी जी के अलावा जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागा है क्या? और ज़्यादातर हम देखते हैं जितने भी सवाल होते हैं पहले ही चुनाव कर लिए जाते हैं। मतलब आज़ाद पत्रकारिता देखा जाए वहाँ है ही नहीं है, आज़ाद पहले से ही मतलब स्क्रिप्टेड रहता है कि ये पूछना है। अगर कुछ गलत क्वेश्चन है तो हो सकता है, हमको जहाँ तक लग रहा है कि उसको पहले ही काट के साइड कर दिया जाता है, ये नहीं पूछना है, ये पूछना है। इस पे क्या ये तो क्या हम कहेंगे, तो खुद आप कह रहे हैं और ये सच्चाई है। इसमें आप लोग यूट्यूबर लोग हैं और यूट्यूबर लोग के बल पर इस देश की जनता को सही सूचना मिल रही है। और जब तक जितने राजनीतिक दल हैं उनका अपना मीडिया डेवलप नहीं होगा, उनके अपने पत्रिका, अपने अखबार, अपने चैनल जब तक नहीं चलेंगे तब तक इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो अगर इस पे देखें तो एक विपक्ष अपना मीडिया कर लेगी, एक विपक्ष अपना मीडिया कर लेगी, तो फिर जनता की बात कौन करेगा? विपक्ष मीडिया नहीं, विपक्ष हमारी बात को अखबार नहीं ला रहा है, मीडिया नहीं ला रहा है। हम अपनी बात को लाने के लिए, जनता की बात को लाने के लिए हम अपना मीडिया खुद डेवलप करेंगे। जैसे केरला में है हमारा चैनल, जैसे हर दल का अखबार निकलता है, भाजपा का भी अखबार निकलता है, पांचजन हर दल का अखबार निकलता है, हम उसका सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, उसको आम जनता के बीच ले जाएंगे और अपना चैनल चला करके सही खबर को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के जो बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान है क्या जनता के मुद्दा उठाती हैं? कहाँ उठाती हैं? कहाँ उठाती हैं? जनता समझ चुकी है, जनता बिल्कुल समझ चुकी है। हमारे यहाँ इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है, हम कभी देखते ही नहीं, और बहुत घरों में टीवी शोभा की वस्तु हो गई, लोग नहीं देख रहे हैं। इससे प्रभाव पड़ेगा चुनाव में भी? चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि इतना के बावजूद भी बिहार में 46% मतदान हुआ है। मोदी सरकार की गारंटी है, इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी ने 2019 में जो गारंटी दिया, जो वादा किया, नोटबंदी से 2 करोड़ रोजगार देंगे जी। उन्होंने कहा 15 लाख रुपया सबके खाता में देंगे। उन्होंने कहा है किसानों का आय दुगना कर देंगे। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उनके संसद सदस्य हर संसद में क्षेत्र में एक पार्लियामेंट में एक गांव को गोद लिए थे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से काला धन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये क्या कुछ भी हुआ? उनके जो खास लोग हैं वो 35 रुपया लीटर पेट्रोल तेल भिजवाने की बात रामदेव वर्मा कहते थे। रामदेव बाबा कहते थे। और साथ ही साथ लोकपाल विधेयक आएगा, इस बात को अन्ना हजारे जी ने भी कहा था। तो क्या ये सब हुआ? कुछ हुआ? स्विस बैंक से क्या काला धन उन्होंने कहा था वापस आया? स्विस बैंक से काला धन वापस आना तो दूर की बात, उल्टे स्टेट बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा गोरख धंधा किया गया। मतलब यही गारंटी उनकी है? यही गारंटी है। किस चीज़ की गारंटी? तो बोलते हैं कि जब हम तो एक चाय बेचने वाला बन गया है तो विपक्षियों को लगता है कि ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया? नहीं, चाय बेचने वाला चाय वो बेचे ही नहीं है। जिस स्टेशन पर वो चाय बेचने की बात कह रहे हैं वो स्टेशन पर उस समय गाड़ियाँ नहीं लगती थी और वो स्टेशन ही नहीं था जिस स्टेशन का नाम लेते हैं। अभी तो बहुत सारे जैसे बेरोजगारी का बता रहे हैं लोग कि जो अधिक बच्चे हैं तो बेरोजगारी तो बढ़वे करेगी। भारत के से ज़्यादा आबादी चीन की थी
लेकिन वहाँ तो बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी का श्रम है, ये जो है एक संसाधन है। यदि ज़्यादा श्रम बढ़ रहा है, श्रमिक बढ़ रहा है, तो उसको आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास कोई योजना नहीं है। 30 लाख पद खाली हैं केंद्र में। सबसे बड़ा जो नियोजक था रेलवे, वहाँ बहाली नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा नियोजक था सेना, वहाँ पर अग्निवीर कर दिए। कहीं बहाली नहीं निकल रही है। बहाली निकल भी रही है तो पेपर आउट हो जा रहा है, मुकदमा हो जा रहा है, केस हो जा रहा है। करोड़ों करोड़ सीट खाली पड़े हुए हैं पूरे राज्य सरकार को लेकर के और केंद्र सरकार को लेकर के। तो जो खाली पद है उस पर भी आप बहाली नहीं कर रहे हैं, उसमें जनसंख्या तो आड़े नहीं आ रहा। अगर यदि गठबंधन की सरकार आती है तब निश्चित बहाली होगी, निश्चित बहाली होगी और रोजगार सृजन किया जाएगा। हम जो वामपंथी हैं बाध्य कर देंगे इंडिया गठबंधन को ये करने के लिए। उसके लिए हम अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी आपकी पार्टी की? नहीं सुनी जाएगी, हम लड़ेंगे। आप याद करिए यूपीए 1 में हम साथ थे। तो जब हम साथ थे तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, हमने मनरेगा लाने के लिए किया, हमने जो है ये जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 18 राज्यों में स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जो स्वास्थ्य की सुविधा जन जन तक पहुंचाने के लिए जीडीपी के 5% खर्च करने की जो बात थी, ये आया। और जब स्वास्थ्य समिति आया तब ना इतना जो है आशा आ गई और सारे लोग आ गए और कुरियर आ गए, आपको स्वास्थ्य समिति में के लोग आ गए, स्वास्थ्य समिति बनी, ये हम लोगों ने किया। और जब जब वामपंथी करीब में गया है तो सत्ता के लिए नहीं गया है, काम कराने के लिए गया है। जब इंदिरा गांधी के करीब सीपीआई के लोग थे, कम्युनिस्ट के लोग थे, वामपंथी लोग थे, उस समय उन लोगों ने दबाव डाल करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया, कोलफील्ड का राष्ट्रीयकरण कराया। बैंक और कोलफील्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ, राजाओं का प्रीवी पर समाप्त हुआ था। और इस बार यूपीए फर्स्ट में भी आए तो इस काम को हम लोगों ने कराया था। और जब यूपीए 2 में हमारी बात नहीं चली तो हमने सरकार को समर्थन देना बंद कर दिया। मोदी जी एक और बात कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। न खाएंगे न खाने देंगे, इसका तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने क्लियर कर दिया कि कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है। कौन खा रहा है? कौन खा रहा है आप देख नहीं रहे? सारे देश की संपदा को कौड़ी के मूल अदानी और अंबानी को बेचा गरीबों जा रहा का है। पैसा मतलब बॉन्ड में गया है या कि सारा पूंजीपतियों की पैसा? पूंजीपतियों ने, केवल पूंजीपतियों का पैसा बॉन्ड में गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की 4 विशेषता है। एक, वैसे कंपनियों ने पैसा दिया जो अपने आमदनी से 300 गुना ज्यादा दिए, यानी वो सेल कंपनी है, वो किसी दूसरे का काला धन अपने नाम से दे रहा है। दूसरा, ऐसे लोग जिन पर छापा पड़ा और वो 5 दिन के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए और उसके बाद उसका बेल होता है, वो सरकारी गवाह बनता है, उसकी रिहाई होती है और पुनः वह देता है। यह घटना अरबिंदो फार्मा के शरदचंद्र रेड्डी के साथ घटा। तीसरा, जिसको ठेका देना है वो पैसा देता है और उसको ठेका दिया जाता है। ये हिंदूवादी, ये गो माता कहने वाले लोगों ने 250 करोड़ रुपया बीफ कंपनियों से चंदा लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। इन लोगों ने ऐसे दवा कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा लिया है जिनकी दवा जांच के दौरान इनइफेक्टिव साबित हो चुकी थी। उस दवा कंपनियों से भी इन्होंने पैसा लिया। जिस रेमडेसिवियर की काला बाजारी करके करोड़ों अरबों रुपया जिसने ये कोरोना काल में कमाया, उससे भी इन्होंने पैसा लिया है। और इसके कारण महंगाई दवाई की बढ़ी है और सभी चीज़ की महंगाई बढ़ी है। बीफ पे आते हैं। बीफ में गाय का आपका मांस हो गया, तो गाय के मांस का जो एक्सपोर्ट है इंडिया 2 नंबर पे आता है, जबकि मोदी जी की सरकार है 2014 से। तो आखिर इस पे कमी आनी चाहिए कि बढ़ोतरी होनी चाहिए? जुमला है गो माता, हमको चंदा आ रहा है, हमको पैसा आ रहा है। नाम सबसे बड़ी कंपनी जो बीफ का एक्सपोर्टर है अल कबीर, नाम है मुसलमान जैसा लेकिन मालिक उसका हिंदू है। तो जो चंदे की राशि आ रही है तो कौन काम है हमको रोकने का? ये तो एक नारा है अपना दे करके वोट लेना है। यानी कि ये हिंदू मुस्लिम जाति का जितना है ये सारी चीज़ गरीब जो है और निम्न वर्ग है उन्हीं के माथे पे थोपा जा रहा है का? ये जितना हिंदू मुसलमान
या जाति या सांप्रदायिक धार्मिक भाषाई जो नारा है, वह नारा इसलिए लगाया जा रहा है कि सारे गरीब एक जगह नहीं आए, क्योंकि सारे गरीब जिस दिन एक जगह आ जाएंगे, जिनकी संख्या 99% है, तो जो 1% जिसके पास 72% लोगों के बराबर पूंजी है, उनका पूंजी नहीं रह पाएगा। इसलिए 1% वाले लोग अपने पूंजी के बल पर ऐसे ऐसे दल खड़ा किए हैं जो जाति धर्म भाषा संप्रदाय के नाम पर जनता में बिलगाव पैदा करते हैं, ताकि गरीब एक साथ नहीं आए। इस बार आपकी सरकार बन रही है तो सीधे आरोप है, अगर हमारी सरकार बनी तो सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम करेंगे। मीसा भारती जी कह नरेंद्र रही हैं। मोदी जी की सरकार ने 25 भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल कराया, जिसमें 23 भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया गया। ये सब जानता है कि जिस असम का मुख्यमंत्री, जिस पर किताब छापा गया पानी घोटाला में, जिस अजीत पवार को नेशनल करप्ट पार्टी जिसके बारे में बोला गया, जो ऐसे ऐसे बहुतेरे नाम हैं, कितने नाम गिनाए हम, लेकिन 25 ऐसे भ्रष्ट लोगों को शामिल कराए गए, छगन भुजबल, और उसमें 23 को मुक्त कर दिया गया। जो भ्रष्टाचारी आप तब तक हैं जब तक आप भाजपा में नहीं हैं। भाजपा में चले जाइएगा, आपका सारा भ्रष्टाचार धोआ जाएगा। अच्छा, अभी बीजेपी आरोप लगा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे, कह रहे हैं कि शराब घोटाले का इन पे बहुत बड़ा आरोप है, इसीलिए अपने करनी की सज़ा काट रहे हैं। इस शराब घोटाले का आरोप यदि है, तो जो आरोपी है, जिसने पैसा दिया, शरद चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा, जिसका पहले हमने जिक्र किया था, अरबिंदो फार्मा का मालिक शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार होता है। 5 दिन के बाद 5 करोड़ रुपया देता है, उसका बेल हो जाता है, वो सरकारी गवाह बन जाता है और अप्रूवर बन जाता है, और उसी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बयान पर, और पुनः वो 50 करोड़ रुपया दिया है। तो यदि उसने अरविंद केजरीवाल को पैसा दिया है, सिसोदिया को पैसा दिया है, उसका अभी कोई माने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिल पाया है, लेकिन इन लोगों को पैसा देने का तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है बीजेपी को, तो क्या जेपी नड्डा की गिरफ्तारी होनी चाहिए? जब सेल कंपनियों से पैसा लिया गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, वो काला धन है, क्या आतंकियों का धन है, क्यों किसका धन है, ये कोई पता नहीं है, तो क्या मतलब भाजपा के अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए इस आधार पर? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ? ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो ईडी सीबीआई का जो उपयोग है, आईटी का जो उपयोग है, वो डराने के लिए, धमकाने के लिए किए जा रहा है कि आप हमारा विरोध करना छोड़ दीजिए और आप हमारे पार्टी में आ जाइए, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जितने पदाधिकारी है, ये स्वतंत्र रूप से हमारी संस्था काम कर रही है, लगता है जनता को बताना पड़ेगा ना कि जो भाई ये हमारी जो संस्था है स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। कोई भी हमारी संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। क्या कारण है कि ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी का बेल का विरोध नहीं किया? अरबिंदो फार्मा का मालिक जब वो 5 करोड़ चंदा दे देता है तो उसका विरोध नहीं होता है? क्यों अजीत पवार का केस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? क्यों हेमंत बिस्वास का केस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? क्यों जो है ये आपको जिनके यहाँ कोयला का छापा पड़ा था, जिंदल, अच्छा, तो जिंदल को शामिल किया गया, छापा भी पड़ा, शामिल भी किया गया, और शामिल करके उसको टिकट भी दे दिया गया। अब आते हैं बिहार में, नीतीश जी पे क्या कहेंगे? अभी वो तो दोनों तरफ दरवाज़ा खोल के रखते हैं, अगर इस बार इधर उधर होता है तब क्या होगा? नीतीश जी के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो भी खुद अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम क्या, दूसरे क्या कहेंगे? नीतीश जी स्वयं अपने बारे में नहीं कह सकते हैं कल वो कहाँ रहेंगे। पहले एक बार अलग हुए थे भाजपा से, तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। दोबारा अलग हुए तो कहें कि मैंने मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन दोनों बार गए। और जब इधर आते हैं तो कहते हैं कि अब यहीं रहना है, और उधर गए तो अब कह रहे हैं कि अब यहीं रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। अच्छा, लोगों के मन में एक और डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि जब
अगर विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिख रहा है और आपका बीजेपी में है कि ये बहुत सारे प्रधानमंत्री के चेहरा नज़र आ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष के पास में कौन प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नज़र आ रहे हैं? विपक्ष के पास चेहरा नहीं है कैसे? ये हमको पता है। ये अगर यदि लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव होता है उसी तरह पार्टी की बैठक होगी, उसमें जो वरिष्ठ होंगे चुनाव के आधार पे अपना निर्णय यहाँ करेंगे। राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। जी यहाँ दल चुनाव लड़ता है, जी दल के एमपी आते हैं और वो बैठ करके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। रह गया सवाल कि ये राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, इसलिए पहले से प्रधानमंत्री का नाम हम घोषणा नहीं की है। लेकिन आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लायक विपक्ष में चेहरा नहीं है, तो आज आप हम नहीं बताइए, कहते हैं। जो भी कहता है, आप जनता की बात कर रहे जी हैं। जी सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था, सबसे अच्छा प्रशासकीय व्यवस्था केरल की है, जहाँ का मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन है। तो वो केरल को अच्छा से चला सकते हैं, तो क्या भारत को अच्छा से प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चला सकते? राहुल गांधी जिनके व्यक्तित्व को समाप्त करने के लिए, पप्पू साबित करने के लिए अरबों अरब करोड़ों करोड़ रुपया लगाया गया, उस राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता, उस राहुल गांधी का मेहनत करने की क्षमता, उस राहुल गांधी की साफ गोई, उस राहुल गांधी की पदलोलुपता का नहीं होना। एक तरफ मोदी की पदलोलुपता है और दूसरे तरफ राहुल गांधी, क्या जिस समय मनमोहन सिंह बने, क्या उस समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? क्या उसके बाद वाले दूसरे फेज में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? लेकिन क्या वो बने? तो राहुल गांधी का जो त्याग है जी, क्या उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, उसका जो ज्ञान है, मोदी से कम है, गडकरी से कम है, राजनाथ सिंह से कम है? अभी जो डिजिटल, अगर स्मार्ट मीटर पे ही आए बिहार में, अगर स्मार्ट मीटर जितना लगा, तो स्मार्ट मीटर अगर जब नहीं था, जिस समय नहीं था, उस समय मैनुअल जो मीटर थे उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, रीडिंग लेने के लिए आते थे, मीटर ठीक करने के लिए आते थे, हमेशा कुछ ना कुछ जो भी होता था उसको सॉल्व करने के लिए आते थे। आज वो सारे स्मार्ट मीटर लगते हैं, वो सारे कर्मचारियों के रोजगार खत्म हो गया। इस पर क्या कदम कुछ उठेगा अगर यदि गठबंधन की सरकार आती है तो? देखिए, स्मार्ट मीटर लगने से ही रोजगार खत्म हुआ ही है, स्मार्ट मीटर ही नहीं, ये मशीनीकरण रोजगार को समाप्त करता है। लेकिन यदि मशीन पर, यदि उत्पादन के उन्नत साधन पर व्यक्ति का कब्जा रहता है तो व्यक्ति को मुनाफा बढ़ाता है, और यदि वह उस पर समाज का कब्जा रहता है उत्पादन के साधन पर, तो मजदूरों के काम के घंटे को घटाता है और मजदूरों के मुनाफा को बढ़ाता है। तो ये तो इंडिया गठबंधन के आ जाने से मिली जुली सरकार, ये एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना और रोजगार उपलब्ध कराना, ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में शामिल है विभिन्न दलों का। इसलिए या तो रोजगार मिलेगा या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो इस बार आशा को क्या मिलेगा अगर गठबंधन की सरकार बनती है? ममता को क्या मिलने वाला है? आशा आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर, इनका राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चित हो चुके हैं। इनके बारे में मान लीजिए कि अच्छा, आशा की बात करें सर, तो बिहार में लगभग 90,000 है ना? पूरे इंडिया में देखा जाए तो कितना होंगे लगभग? पूरे इंडिया में टोटल जो स्कीम वर्कर हैं उनकी संख्या 1 करोड़ है, आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर मिलाकर के। हमारी मांग है कि 26,000 रुपया इनको दिया जाए, यानी 26,000 रुपया दिया जाए तो 26,000 करोड़। तो जब आप 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकते हैं, जब आप इतना पैसा कर्जा ले लिए हैं कि 10 लाख करोड़ आपको ब्याज देना पड़ता है, ये कर्जा, ये खर्च आप कर सकते हैं, लेकिन आप स्कीम वर्कर पर 26,000 रुपया नहीं दे सकते हैं। तो आशा को राहुल गांधी ने जो कहा है दुगना प्रोत्साहन राशि करने का, ये तो मिनिमम निश्चित रूप से लागू हो जाएगा। और जो हमारा 1,500 रुपया का समझौता है, ये चुनाव के बाद लड़ करके हम बिहार सरकार को बाध्य कर देंगे कि लागू करना ही पड़ेगा। और यदि हम ज़्यादा संख्या में वामपंथी जीत करके आ गए, हमारी ताकत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर जो 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी की बात है, ये भी लागू हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारी ताकत वामपंथी की कम रहेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आ भी जाए और वामपंथी की ताकत कम रहेगी, तो 26,000 लागू कराना संभव हमको लगता है कि प्रतीत नहीं होता है। ये तभी लागू होगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आए और वामपंथी मजबूत रहे। अच्छा, तो इस बार जनता को क्या संदेश देंगे अपने पार्टी की तरफ से? हम अपने पार्टी की तरफ से जनता को ही संदेश देंगे
कि भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, जो उसकी प्रस्तावना है, उसके मुताबिक भारत एक लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जो गणतंत्र है, जो सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ये जो कंट्री है, इस पर खतरा है। और 400 पार इसीलिए मांगा जा रहा है कि संविधान की मूल भावना को हम बदल दें। तो इसकी रक्षा के लिए, मजदूरों किसानों की रक्षा के लिए हमको इंडिया गठबंधन को लाना पड़ेगा। इसलिए आम जनता से हम कहेंगे कि आप भाजपा को हराइए और इंडिया गठबंधन को जिताइए। आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो सर।